नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बांछड़ा समुदाय एक ऐसा समाज जो लाखों कोशिशों के बाद भी बुराई के दलदल यानी देह व्यापार से बाहर निकलने में नाकाम रहा। लेकिन अब समाज के युवाओं ने उत्थान का बीड़ा उठाया है। युवाओं ने संघर्ष कर खुद को यह साबित किया है और अब समाज के लोगों को भी इस दलदल से बाहर लाने का रास्ता ये युवा दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डाटा तैयार करूंगा समाज का कि कितने गांव है, कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं एक रूपरेखा तैयार करूंगा कि हाँ, एजुकेशन के माध्यम से इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। रतलाम के परवेलिया गांव के बांछड़ा समुदाय से आने वाले युवा आकाश चौहान ने एक मिसाल पेश की है। आकाश चौहान ने MBSB परीक्षा में बाजी मारी और ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी के रूप में चयनित हुए। आकाश चौहान ने खंडवा एग्रीकल्चर कॉलेज से डिग्री हासिल की। हालांकि आकाश जिस समाज से आते हैं उस समाज के व्यक्ति का रास्ता काफी मुश्किलों भरा रहता है। आकाश का कहना है कि बांछड़ा समुदाय से होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले तो मैं डाटा तैयार करूंगा समाज का कि कितने गांव है, कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं एक रूपरेखा तैयार करूंगा कि हाँ, एजुकेशन के माध्यम से और क्या है कि उसके माध्यम से भी हम इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आकाश के संघर्ष में उनके परिवार ने काफी मदद की। आर्थिक हालात कमजोर होते हुए भी माता पिता ने मजदूरी कर अपने बच्चों को पढ़ाया। दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज आकाश और उनकी बहन राजनंदिनी दोनों अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। मैंने यही सोचा था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे निकले और समाज को भी मैं यही बताना चाहता। मेरी दिली इच्छा थी शुरू से ही। मैंने बहुत मजदूरी की, हम परिवार वालों ने बहुत ही तकलीफ देखी है। बाकी एक ही लक्ष्य था कि इन बच्चों को किसी भी प्रकार में पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है। मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए और आगे बढ़ाए। जी, मैं BPM पोस्ट पे हूँ, पोस्ट ऑफिस में BPM की पोस्ट पे हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आपको सफल होना तो आपको एकाग्र होकर मेहनत करनी होगी, तभी आप सफल होगे। तो बस वही है कि समाज की इन कुरीतियों पे ध्यान न देते हुए हमने पढ़ाई की और आज भाई भी इस मुकाम पर है। समाज के अब अन्य बेटे बेटियां भी आकाश और उसके परिवार से प्रेरित होकर आगे आने का न सिर्फ संकल्प ले रहे हैं, बल्कि समाज के लिए अन्य युवाओं की ताकत भी बन रहे हैं। समाज के इन युवाओं ने प्रशासन का भी आभार जताया है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने बांछड़ा समुदाय को बुराई के दलदल से बाहर निकालकर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई अभियान चलाए। एग्रीकल्चर में कृषि विस्तार अधिकारी की जो अभी जॉब लगी इनकी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसे कि मैं बताऊं बच्चों को, आप इसमें प्रतिष्ठान में तो हमारे समाज में चलता है। तो आने वाला समय है इसमें अगर जैसे ये जॉब में निकले, एक बहन निकली है राजनंदिनी। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही अब बांछड़ा समाज के युवाओं ने भी अपने समाज को सुनहरे भविष्य का रास्ता दिखाने का संकल्प ले लिया है। आकाश और राजनंदिनी समाज के लिए प्रेरणा बनकर सामने आए हैं। उनकी सफलता पर प्रशासनिक अधिकारी भी समाज को बधाई दे रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है। मेरा अनुरोध यह है कि आप यदि इसमें आगे निकल रहे हैं तो सिर्फ आप आगे मत निकल जाइए, बल्कि अपने समाज के बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करिए। बता दें कि रतलाम, मंदसौर और नीमच के करीब 55 गांव में 30,000 बांछड़ा समुदाय के लोग रहते हैं। अब भी 80% से ज्यादा समाज देह व्यापार में संलिप्त है, लेकिन अब समाज के युवाओं ने संकल्प ले लिया है समाज को नई दिशा देने का। अब युवा और प्रशासन मिलकर पहल कर रहे हैं बांछड़ा समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी है। UCC यानी नागरिक संहिता मसौदा विधेयक उत्तराखंड में कानूनी शक्ल लेने जा रहा है। कई दौर की चर्चाओं के बाद, कई पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद धामी सरकार UCC पर कैबिनेट की मुहर लगने जा रही है और फिर उत्तराखंड विधानसभा सत्र में पारित होकर
उत्तराखंड में यूसीसी एक हकीकत बनने जा रहा है। समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट यूसीसी समिति ने 2 दिन पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को सौंपा था, यूसीसी के उस ड्राफ्ट पर धामी कैबिनेट की मुहर लगने जा रही है। यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर लगाने के लिए ही रविवार को सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और 48 घंटे बाद सदन के अंदर यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर लगाने की तैयारी है। कल से ही उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को समान नागरिक संहिता का मंगल हो सकता है। समान नागरिक संहिता पर कानून भले ही उत्तराखंड में बन रहा हो, लेकिन इस पर नजर पूरे देश की है। माना जा रहा है कि देश का समान नागरिक संहिता कानून उत्तराखंड की तर्ज पर ही बनेगा। विधानसभा के अंदर हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, अपने अन्य दलों के साथियों से भी, कि सकारात्मक चर्चा और देश के अंदर जो लंबे समय से मांग रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ इसको लागू कर सकते हैं। इसको राज्य अपने अपने अनुसार उसको लागू करने की दिशा में काम कर सकते हैं। उसके अनुसार ही हम सदन में चर्चा करेंगे और विधेयक के रूप में लाकर विधेयक बनेगा। उत्तराखंड में यूसीसी समिति ने जो सुझाया है उसके मुताबिक सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही नियम होगा जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम भी सब पर एक तरीके से लागू होगा। संतान गोद लेने की प्रक्रिया भी सभी धर्मों के लिए एक जैसी ही होगी। सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही पारिवारिक संपत्ति में लड़की को भी समान अधिकार मिलेंगे। अगर लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो भी उसके अधिकार कम नहीं होंगे। सभी धर्मों में एक ही शादी की इजाजत होगी, यानी बहुविवाह प्रथा पूरी तरह गैर कानूनी मानी जाएगी। साथ ही राज्य में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। समान नागरिक संहिता कानून का कांग्रेस खुलकर विरोध तो नहीं कर पा रही, लेकिन किंतु परंतु के साथ बीजेपी को निशाने पर लेने से चूक नहीं रही। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर यूसीसी को देश के लिए जरूरी बता रही है। उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं। और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। यदि ये इतना ही आवश्यक है देश के लिए जितना उत्तराखंड के संसाधनों को, हमारे भारी संसाधन इसमें व्यय हुए हैं, और यदि इतना ही आवश्यक था तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाए? अब जो अच्छे कामों का विरोधी कर रहे हैं, ये किसी को परेशान या तंग करने के लिए नहीं है, बल्कि देखिए हमारे पास संसाधन सीमित हैं, जमीन सीमित है, अनाज सीमित पैदा हो रहा है और उस पर मकान सीमित बने हुए हैं। पानी के जितने भी हमारे जमीन के अंदर के सोर्स हैं, स्रोत यानी कि वो भी सीमित हैं। अनाज जो पैदा होगा इसी भूमि से होगा, उसमें मकान लगने लगी है, वो तो सीमित से भी कम होने लग गए हैं। जंगल सीमित हैं, तो जनसंख्या बेतहाशा बढ़ेगी तो कहां जाएगी। यूसीसी कानून की टाइमिंग को लेकर इसे लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूसीसी बीजेपी के एजेंडे में शुरू से रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुणे में रामलीला के मंचन के नाम पर अभद्रता की सारी मर्यादाएं लांघ दी गई। सीता का किरदार निभा रहा कलाकार मंच पर ही एक दृश्य में सिगरेट की कश ले रहा था। इस अभद्रता को देख वहां कुछ लोगों का सब्र का बांध टूट गया। बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, और क्या, देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या क्या हुआ। सीता के हाथ में सिगरेट, ऐसा पाप क्यों? हे राम, ये कैसी लीला है? सनातन का अपमान, शुरू हुआ महासंग्राम। यह कलयुग यानी आज की रामलीला है। माता सीता का किरदार निभा रहा ये शख्स भूल गया कि कैसे वो सनातन परंपरा और माता सीता का अपमान कर रहा है।
यह कलाकार मंच पर रामलीला की प्रस्तुति कर रहा है और धुएं का कश खींच रहा है। मंच पर लक्ष्मण और हनुमान जी का किरदार निभाने वाले शख्स भी मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि सीता का रोल निभा रहा ये शख्स सारी मर्यादाओं को तोड़कर विवाद को बढ़ाता जा रहा है। जाहिर है भगवान राम में आस्था रखने वालों को ये नागवार गुजरेगा। जैसे ही यहाँ मौजूद लोगों के सब्र का बांध टूटा, इसी विवादित दृश्य के मंचन करने वाले लोगों के खिलाफ हंगामा शुरू हो गया। देखते देखते विवाद बढ़ता चला गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। यहाँ कई जगह दरवाजे खिड़कियां तोड़ी गई तो खूब हंगामा भी मचा। दरअसल पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में रामलीला पर नाटक मंचन हो रहा था। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर इस विवादित नाटक के मंचन का विरोध किया और इसे रुकवाने का प्रयास किया। ललित प्रदर्शन कला केंद्र द्वारा आयोजित इस नाटक का शीर्षक रखा गया रामलीला जब वी मेट। दरअसल इस पूरे नाटक की कहानी पर्दे के पीछे कलाकारों के बीच होने वाले संवाद पर आधारित थी, लेकिन आरोप है कि इस नाटक में माता सीता और लक्ष्मण सहित रावण के किरदार को आपत्तिजनक और अपमानजनक रूप से प्रदर्शित किया गया। एफआईआर के मुताबिक नाटक में सीता का किरदार निभा रहा एक पुरुष कलाकार सिगरेट पीते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का घेराव भी किया। मामला बिगड़ता देख इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में सभी को जमानत मिल गई, जबकि यूनिवर्सिटी ने मामले में माफी मांग ली है। त्याच्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे। विद्यापीठ स्तरावर कायदेशीर बाबींची तपासणी करून चौकशी अंती जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल। कोणाच्याही भावना दुखवायच्या नाही, हे नेहमीच विद्यापीठाची भूमिका असते। जी घटना घडलेली यामुळे जर लोकांच्या भावना दुखावल्या असतील तर आम्ही त्याची दिलगिरी व्यक्त करतो। आपको बता दें कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 295A यानी जानबूझकर किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दुर्भावनापूर्ण इरादा रखने वाले और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। पुलिसिया कार्रवाई के बाद यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्तर पर एक जांच कमेटी बिठाई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। हालांकि विवाद और तनाव को बढ़ता देख एहतियातन पुणे पुलिस द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। इस विवादित घटना के बाद सत्ताधारी बीजेपी ने साफ कर दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी। जिस प्रकार से हिंदू समाज के श्रद्धा को, आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास हुआ है, इसका कतई समर्थन नहीं हो सकता। इन प्रकार के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना पहली बार हुई हो। इससे पहले भी रामलीला के मंचन के नाम पर विवादित प्रस्तुति होती रही है। सवाल है कि आखिर राम के नाम को बदनाम करने वाले ऐसा दुस्साहस करते क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ रामलीला के नाम पर अभद्रता हुई, वहीं दूसरी ओर आबू धाबी में सनातन का परचम बुलंद हो रहा है। मुस्लिम मुल्क यूएई में भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसके शुभारंभ के लिए खुद पीएम मोदी शामिल होंगे। आबू धाबी में बना यह हिंदू मंदिर विदेशों में सनातन के झंडा बुलंद होने का प्रतीक तो है ही, साथ ही भारत की बढ़ती धाक की गवाही भी बयां करता है। यूएई में भव्य मंदिर तैयार, सनातन का अरब में होगा सूर्य उदय। इस मंदिर की भव्य तस्वीरें बता रही हैं कि यह खाड़ी देश यूएई में सनातन परंपरा की पताका फहराने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि यह अबू धाबी में बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यूएई की रेतीली जमीन पर बना ये मंदिर
सनातन की सौगंध और भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ संगम है। करीब 5 हेक्टेयर जमीन पर खड़ा यह मंदिर एक तरफ दुनिया में सनातन के संदेश का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की बढ़ती ताकत का भी प्रतिबिंब है और इसलिए खुद पीएम मोदी 14 फरवरी को यूएई में इस मंदिर का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर जाने वाले हैं। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी में पहले भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर BAPS स्वामीनारायण संस्था के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था और अब राम मंदिर के बाद मिडिल ईस्ट में आबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के जरिए यह कहा जा सकता है कि यह सनातन का सूर्योदय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक आबू धाबी में रहने वाले हैं और इस दौरान वो भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मंदिर के साधु संतों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा। पीएम मोदी की पहल पर ही अबू धाबी में सनातन का यह सपना साकार होने जा रहा है। तब साल 2015 में पीएम मोदी यूएई के दौरे पर थे और यूएई सरकार ने अल वाकबा जगह पर मंदिर बनाने के लिए यह जमीन दी थी। मंदिर को स्वामी नारायण संस्था ने तैयार करवाया है। भारत के कारीगरों ने बलुआ पत्थर और संगमरमर पर मंदिर की नक्काशी की। प्राचीन मंदिरों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए इसमें लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर की पहली मंजिल पर प्रार्थना सभागार होगा। हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं, जिनका डिजाइन मंडला से प्रेरित है। मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा। एक विशेष सामुदायिक केंद्र का निर्माण होगा, जिसमें प्रार्थनाएं, शादी और नामकरण जैसे हिंदू कार्यक्रम होंगे। यूएई के इस हिंदू मंदिर पर भारत सरकार की भी लगातार नजर थी। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मंदिर की नींव रखने अबू धाबी पहुंचे थे और उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद निर्माण कार्य को तेजी से अंजाम तक पहुंचाया गया, जिसकी शुरुआत करने पीएम मोदी यूएई जाने वाले हैं। यूएई में बना यह भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों की गवाही भी है। इसी महीने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन अल जायद अल नहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने उनके साथ खुली जीप में रोड शो किया। इससे पहले साल 2019 में यूएई ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से पीएम मोदी का सम्मान किया था। यानी मोदी राज में यूएई और भारत के रिश्तों ने नए आयाम बनाए हैं और इन्हीं रिश्तों की नई मिसाल के तौर पर अबू धाबी में हिंदू मंदिर तैयार है और इन सब का फायदा यूएई में रहने वाले 48 लाख भारतवंशियों को होगा, जो विदेशी धरती पर सनातन का झंडा बुलंद होता देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।